बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने फिर अपने प्रोग्राम में दो मौज़ूआत का इंतखाब किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारा जो मौजू है वो तालीम से मुतल्लिक और स्टूडेंट्स से मुतल्लिक है। एक बहुत ही अहम मौजू है जिस हवाले से बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इस जिद्दत और टेक्नोलॉजी के दौर में जो नई नस्ल है वो बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और जितने भी ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से दिलचस्पी को और उनकी जो तालीमी काबिलियत है उसको सामने रखते हुए पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स जो हैं एक मुकाबले में हिस्सा लेते हैं और उस मुकाबले का नाम है इमेजिन कप। तो इमेजिन कप जो है वो गुज़श्ता कई सालों से वो इसी तरह होता है और स्टूडेंट्स जो हैं उसका इंतज़ार भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं। उसके मुल्क की सतह पे अलग अलग मुकाबले होते हैं, फिर वो मुल्कों और रियासतों को उनकी नुमाइंदगी करने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं इस कप में, इस मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त इस मुकाबले की भरपूर तरीके से तैयारियां चल रही हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं कि कौन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। इसी हवाले से, इसी मुकाबले के हवाले से, टेक्नोलॉजी और जिद्दत के इस मुकाबले के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज एक अहम शख्सियत मौजूद है। आप कंट्री एजुकेशन हेड हैं इमेजिन कप 2022 के जनाब जिब्रान जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। जनाब जिंदाबाद। तुम जिब्रान साहब मुझे ये बताइए कि जो इमेजिन कप है ये क्या है और कब से हो रहा है, इसका क्या मकसद है? थोड़ा सा वो तफसील बताइए जो मैं नहीं बता सका। जी, मैं माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और इमेजिन कप एक टेक्नोलॉजी कंपटीशन है माइक्रोसॉफ्ट का जो पिछले 20 साल से हो रहा है और हम उसको पाकिस्तान में भी हर साल मुनक्किद करते हैं और पिछले 6 से 7 साल से वो हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से पाकिस्तान में मुनक्किद किया जा रहा है। इमेजिन कप एक टेक्नोलॉजी कंपटीशन है, उसमें कुछ थीम्स आइडेंटिफाई की जाती हैं। अच्छा, बिकॉज जी हम 21वीं सदी में हैं और जो हमारी टफेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द बैकबोन फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी टुडे। आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी शोबा उठा के देख लें, आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल मिलेगा। बेशक। आप बैंकिंग सेक्टर देख लें, हेल्थ केयर सेक्टर देख लें, आप अपना लाइफस्टाइल देख लें, आप कोई भी शोबा देखेंगे वहाँ पे आपको एक टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट ज़रूर मिलेगा। तो इमेजिन कप बच्चों को ये सोचने पे इनकरेज करता है कि वो टेक्नोलॉजी को पढ़ें और वो टेक्नोलॉजी जो 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये टेक्नोलॉजीज जो बैकबोन होंगी हमारी इस सदी का, और दूसरा उनको यूज़ करते हुए हम अपने मुल्क के, इस दुनिया के प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं या हम अपने निज़ाम में बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि इस साल थीम क्या है इस मुकाबले की, जो टेक्नोलॉजी के इस मुकाबले की? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वो उसका मकसद ये होता है कि लोगों को जो मौजूदा जो इश्यूज़ हैं वो भी साथ साथ जो हैं वो उनके साथ ज़रा लिंक रखा जाए स्टूडेंट्स को, ताकि वो उसकी बेहतरी के लिए भी कोई काम करते रहें। जी बिल्कुल। तो देयर आर 4 थीम्स, 4 थीम्स हैं इस साल के इस मुकाबले की। और पहली जो है वो अर्थ है। आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, ये सारा अर्थ की थीम के अंदर ये चीज़ आती है। और इसी तरह से दूसरा लाइफस्टाइल है। ठीक है। हाउ वी लिव, हाउ वी प्ले, हाउ वी गेट एंटरटेनमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर। ठीक है। और एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करेगी उन लोगों को जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उन बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल हैं, वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे कि अगर कोविड है या कोई और प्रॉब्लम है उनके साथ, या वो क्लास में हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है। और आपने देखा है पिछले 2 साल में बहुत लंबे पीरियड के लिए स्कूल्स बंद रहे हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने बड़ा फैसिलिटेट किया। जी लास्ट टेक्नोलॉजी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था हमारे पास। सर बिल्कुल ऐसा ही है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर जो है वहाँ पे डायग्नोसिस को लेके,
ट्रीटमेंट को लेके, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन को लेके टेक्नोलॉजी किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है ताकि लोगों को बेहतर सहूलियात मिल सकें। तो ये 4 थीम्स हैं और इनके अराउंड फिर टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको पहले भी जिक्र किया वो हैं। एंड किड्स वुड लर्न टेक्नोलॉजीज़, दे वुड बिल्ड देयर प्रोजेक्ट्स ऑन दीज थीम्स एंड दे विल पार्टिसिपेट इन इमेजिन कप। ओके, तो कौन से स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं? तालीम के किस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो आपने 4 जो चीज़ें बताई हैं मुझे, अर्थ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ठीक है, इस मतलब इनको सामने रखते हुए प्रोजेक्ट्स किस नोयत के हो सकते हैं या होते हैं, या जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन बहुत सारी बातों पे हम अपने प्रोग्राम में जो है वो जानेंगे अपने मेहमान से। अभी एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं एक ग्लोबल स्टूडेंट्स के टेक्नोलॉजी के मुकाबले के हवाले से, जिसका नाम है इमेजिन कप 2022। और माइक्रोसॉफ्ट से आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं जो कि कंट्री एजुकेशन हेड हैं, जनाब जिब्रान जमशेद साहब। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है कि इमेजिन कप क्या है। आपने वक्फे से पहले बताया, आपने ये बताया कि वो किन किन थीम्स पे इस साल काम कर रहा है, जिसमें अर्थ है, लाइफस्टाइल है, एजुकेशन और हेल्थ केयर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि तालीम के किस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी के मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं, और इन जो थीम्स के साथ किस तरह वो अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। थोड़ी सी मतलब वाज़ेह अंदाज में थोड़ा सा बताइएगा। जी, देखें, कोई भी बच्चा जो आज एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है पाकिस्तान में, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सिर्फ आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। द गुड थिंग इज़ कि 21वीं सदी की बड़ी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स की, कोलैबोरेशन स्किल्स की, टीम वर्क की। तो यहाँ पे इमेजिन कप में कॉन्सेप्ट है टीम्स क्रिएट करने का। तो बच्चे मिलके भी 3 से 4 बच्चे मिलके अपनी एक टीम क्रिएट कर सकते हैं और वो टीम एक प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकती है और उसको रजिस्टर करा सकती है। तो आप एज अ टीम जो है इमेजिन कप में मुकाबले में आते हैं। अब उस टीम में मल्टीपल लोग आपको चाहिए और जिसमें मल्टीपल स्किल्स हो तो वो बेहतर है। सो फॉर एग्जांपल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और उसकी फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सो जो मेन डेवलपमेंट का काम है, एप्लीकेशन को बिल्ड करने का काम है, वो आपका एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है। पर यह भी हो सकता है कि एक और बच्चा जो कि मार्केटिंग पढ़ रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं या क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप उसको ऐसा टीम प्लेयर अपनी टीम में ले सकते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, उसको लाया जाए। या आप किसी MBA के स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल डिज़ाइन थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं और जो उसको इन्विजन करना है सोल्यूशन को, प्रोडक्ट को, आप ला सकते हैं। तो वो टीम्स जो डाइवर्सिफाइड टीम्स हैं, जहाँ पे मल्टीपल लोग जो हैं उनके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और बैकग्राउंड्स हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट टीम्स। पर इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तो आप किसी भी फॉर्मेट में एक टीम बना सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आपके प्रोजेक्ट को उन टेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हमारे हैं कि आप क्लाउड को यूज़ करेंगे, उस पर बिल्ड करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ करेंगे और साथ साथ आप इन जो हमारी 4 थीम्स हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, लाइफस्टाइल है, अर्थ है, इन 4 थीम्स पे रहते हुए आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टैंजिबली ये बताया जाए कि किस किस्म का आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। आप एक प्रोजेक्ट जो है वो लाइफस्टाइल में रहते हुए एक गेम आप डेवलप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर्स और एप्स के बीच में ही रहते हुए सारा काम कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल जी, बिकॉज हम ये माइक्रोसॉफ्ट का ये मुकाबला हो रहा है इस वजह से। देखिए, ये टेक्नोलॉजी का मुकाबला हो रहा है, इट्स टेक्नोलॉजी कंपटीशन। टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट है। डिजिटल लिटरेसी इज़ फंडामेंटल। मूविंग फॉरवर्ड जो मैक्सिमम जॉब्स आपकी क्रिएट हो रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो टेक्नोलॉजी में हो रही हैं। दुनिया में 6 मिलियन प्लस जॉब्स आज अवेलेबल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए।
लोग रेडी नहीं है, उसकी स्किल शॉर्टेज है, लोगों को जॉब्स चाहिए और वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी है, इस वक्त यूएस में इस वक्त देर आर 500,000 जॉब्स विच आर सिटिंग आइडल ऑन साइबर सिक्योरिटी। उसको कोई भी आके जिसको आती है साइबर सिक्योरिटी वो यूएस में जाके उस पर जॉब कर सकता है। इसी तरह बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ये कॉम्पिटिशन्स आपको इनकरेज करते हैं कि आप वो चीज़ें पढ़ें जो आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट है। आप उनको पढ़ें, उन पर ट्रेनिंग लें, उनके अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाएं, पर सिर्फ टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट ना करें। ऐसी चीज़ बनाएं जिसका एक आम आदमी की ज़िंदगी में फ़ायदा हो। अच्छा, ये फ्यूचर रेडी स्किल्स के बारे में बहुत बात की जाती है, ये क्या है और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो फ्यूचर रेडी स्किल्स पर किस तरह काम कर रहा है, ज़रा इस बारे में बताइए। फ्यूचर रेडी स्किल्स 21वीं सदी की स्किल्स हैं और जो कि बहुत डिफरेंट है उस वक्त की स्किल्स से जब मैंने और आपने ग्रेजुएट किया था। और उसमें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, बहुत ज़्यादा फोकस है क्रिएटिविटी पे, कोलैबोरेशन पे, टीम वर्क पे, एम्पैथी पे। इसी तरह साथ साथ जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है वो टेक्नोलॉजी का पिलर है, डिजिटल स्किल्स का पिलर है। सो हम ये समझते हैं कि बच्चों को वो स्किल्स लेनी चाहिए जो फ्यूचर के साथ अलाइंड हो, ताकि उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। माइक्रोसॉफ्ट का रोल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है इमेजिन एकेडमी के नाम से, जो इस वक्त पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर में K-12 में यानी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में अंडर एग्जीक्यूशन है पिछले काफ़ी साल में। उसमें हम बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मदद से मिलके उनको सिखाते हैं और साथ साथ फिर ये हम एक उसमें इंश्योर करते हैं पूरे फ्रेमवर्क में कि वो बच्चा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में बैठे हुए ले। सो बड़ा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी को समझना, उस पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को लेना। दे गारंटी दैट यू हैव बेटर आउटकम्स, यू हैव गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये बेसिकली फ्यूचर रेडी स्किल है और इमेजिन कप तो इन ऑलमोस्ट सारी स्किल्स को टारगेट करता है और जो इमेजिन एकेडमी है उसमें से वो डिजिटल स्किलिंग वाले पार्ट को टारगेट करता है। ठीक है, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वैसे कोई जूनियर सीनियर्स का भी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें फीडबैक मिलता रहा बिकॉज आजकल जो कंप्यूटर साइंस है और उसकी जो आईटी की नॉलेज है वो स्कूल लेवल पे भी बच्चों में है, उनको भी बड़ा शौक है। तो हमने इसी फीडबैक को देखते हुए तकरीबन 2 साल पहले एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, इमेजिन कप जूनियर, जो कि जनवरी में लॉन्च हो जाएगा इस साल भी। और ये तीसरा साल होगा कि हम इमेजिन कप जूनियर को पाकिस्तान में रन करेंगे। और इस प्रोग्राम में स्कूल्स और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं जनवरी ऑनवर्ड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी जो थीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड रिवॉल्व करती है, AI फॉर गुड, कि बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए वो क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं विच वुड हैव एन इम्पैक्ट अगेन ऑन अर्थ, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल, कल्चर एंड ऑल दीज थिंग्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर तो है, तो मतलब ये किस तरह काम करता है, जरा थोड़ा सा मुख्तसरन इस बारे में बता के हमें और हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा हैरान कीजिए। देखिए, मशीन जब एक ऐसी कैपेबिलिटी शो करती है जो एक आम इंसान शो करता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन वन लाइन। अब आपने देखा होगा ऑटोनमस कार का, ड्राइवरलेस कार है, गाड़ी खुद चलती है, उसमें ड्राइवर नहीं चलाता, उसकी जो पूरी एक फाउंडेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी या कहीं पे किसी वेबसाइट पे चैट की होगी, तो आप चैट बॉट से ज़्यादा टाइम पे चैट कर रहे हैं, आप किसी ह्यूमन से चैट नहीं कर रहे। तो मशीन उन कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट कर रही है जो एक आम इंसान की कैपेबिलिटी है। तो हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए सारा कुछ प्लान हो रहा होता है साथ साथ, जैसे सपोज कि मैं पुराने गाने सुनता हूँ तो अब मेरे पास खुद ब खुद सजेशन में पुराने गाने आ जाते हैं, क्या इसका भी उसी से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, इसी से ताल्लुक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसकी सब क्लास है मशीन लर्निंग, बिल्कुल इससे ताल्लुक है। इवन ऐसा भी है कि बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको आपके मूड के मुताबिक गाने सजेस्ट कर सकती हैं कि आपका जैसा मूड है वैसे आपको आज गाने सजेस्ट किए जाए। सो दिस इज सेंटिमेंट एनालिटिक्स एंड दिस इज ऑल हैपनिंग। और इसमें कुछ बेसलाइन टेक्नोलॉजीज हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लीडिंग दैट सॉर्ट ऑफ एरा। ग्रेट। अच्छा जी, अभी कोविड का आपने जिक्र किया कि कोविड में हालात जो हैं वो बड़े मुश्किल और सख्त हो गए थे, ख़ास हर शोबे में ही, ख़ास तौर पे तालीम के शोबे के हवाले से। तो वहाँ टेक्नोलॉजी ने बड़ा हेल्प आउट किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरह मतलब काम किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि
हमारा जो तालीम का जो सिंध का शोबा है उसने माइक्रोसॉफ्ट की मामनत के साथ किस तरह काम किया है, ज़रा वो बताइए। जी, ये आपने बिल्कुल सही मेंशन किया और एक हम अनफॉर्चुनेट क्राइसिस पीरियड से गुजरे। बिल्कुल एक शॉर्ट नोटिस में हमें पता चला स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हो रहे हैं और डिफरेंट प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर के साथ हमने इस पर काफ़ी काम किया। सिंध में वेरी स्पेसिफिकली हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो है काम करना स्टार्ट किया स्कूल क्लोजर्स के बाद। तो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, हमारा एक टूल है, डिजिटल क्लासरूम का टूल है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, हमने वो इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट टीम ये करता है कि जो आपके क्लासरूम का सेटअप है उसको वर्चुअलाइज कर देता है, डिजिटल कर देता है। आप एक क्लासरूम में जाते हैं, आपके सामने एक बोर्ड होता है, टीचर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस पर कुछ लिखा जा रहा होता है, बच्चे हाथ उठाते हैं, बात करते हैं, आप क्लास में क्विज देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, आप जो है कोई फाइल्स शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं। वो सारे का सारा काम एक टेक्नोलॉजी के टूल ने किया जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था और इसको हमने रिमोट लर्निंग कहा बिकॉज किड्स वर नॉट इन द कैंपस, दे वर नॉट इन द क्लासरूम, दे वर कनेक्टेड और वो रिमोटली पढ़ रहे थे। अब बच्चे वापस आ गए हैं तो टेक्नोलॉजी वुड नॉट गो अवे, रिमोट लर्निंग वुड शिफ्ट इनटू ब्लेंडेड लर्निंग। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये गुस्ताखी है, मैं एक वक्फे की तरफ बढ़ना है और वक्फे से वापस आते हैं। तो ये रिमोट लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग ये दोनों क्या हैं और किस तरह जो है वो तालीम के शोबे में टेक्नोलॉजी और जिद्दत का इस्तेमाल करते हुए कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम टेक्नोलॉजी के मुकाबले के हवाले से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इमेजिन कप 2022 के बारे में, जिसकी इस साल की जो थीम है वो है अर्थ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और हेल्थ केयर। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही काबिल मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका ताल्लुक माइक्रोसॉफ्ट से है। कंट्री एजुकेशन हेड हैं जनाब जिब्रान जमशेद साहब। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है वो जो एक जो मावनत रही और जिस तरह कोविड के दिनों में माइक्रोसॉफ्ट ने और ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जिस तरह तालीम को कंटिन्यू रखा है, हम इसी पे बात करें डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से। और एक आप दूसरी लर्निंग के बारे में कुछ और बता रहे थे, वो क्या था? ब्लेंडेड लर्निंग है। यस जी, ब्लेंडेड लर्निंग। तो इस बारे में थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिए। देखें, टेक्नोलॉजी का एक रोल है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आप अपने क्लासरूम को फिजिकली एक्सेस नहीं कर सके तो आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया पढ़ाई के लिए, तालीम के शोबे के लिए। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्लासरूम्स, लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विजेस, एग्ज़ाम्स, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट की। ये मॉडल रिमोट लर्निंग था या डिस्टेंस लर्निंग था कि जब आप नहीं जा सकते थे एंड यू वर एट अ डिस्टेंस एंड यू वर लर्निंग टेक्नोलॉजी। जी जी जी। अब आप वापस ऑन कैंपस हैं, बट देन देयर कुड बी डिफरेंट सिचुएशंस। एक सिचुएशन ये है कि आप आज कैंपस पे जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट होती है, 1 महीने 2 महीने के बाद ये पता चलता है कि जी दोबारा एक ब्रेक आता है, और उस ब्रेक में क्या आप दोबारा सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शुड रिमेन पार्ट ऑफ डेली रूटीन इन द क्लासरूम। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। किसी भी पॉइंट पे आपको रिमोट लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग पे जाना है, आप जा सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चे घर पे होते हैं, बिकॉज स्कूल के बाद एक बहुत सारा टाइम वो घर पे गुजारते हैं जिसमें वो अपने चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं जो उनकी क्लास में हुई है, तो वो सारा अगर उनके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे अवेलेबल है, उनके लिए आसान होगा। या वीकेंड्स पे हैं, समर हॉलीडेज़ में, विंटर हॉलीडेज़ में, तो ब्लेंडेड लर्निंग इंश्योर कराती है आज की दुनिया में कि जो भी क्लास में काम हो रहा है साथ साथ वो उस टेक्नोलॉजी के टूल पे भी हो रहा हो। उसकी मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने क्लास में एक असाइनमेंट करवाया है तो आप उसको पेपर पे ना करवाइए, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज़ करते हुए कराइए। अब वो असाइनमेंट हर एक को हर जगह पे हर वक्त एक्सेसिबल होगा, पेरेंट को, टीचर को, बच्चे को। और अगर कल बच्चा स्कूल नहीं भी आ सकता तो एटलीस्ट उसको पता होगा कि उसके नोट्स किधर हैं, उसके असाइनमेंट्स किधर हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स किधर हैं। एंड दिस इज़ व्हाट ब्लेंडेड लर्निंग इज़ ऑल अबाउट। सही। अच्छा, अब ये कोविड के बाद माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स ने पूरी दुनिया में
अपना जो है रोल प्ले किया है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से काम किया है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल्स दें कि क्या। गवर्नमेंट ऑफ सिंध और माइक्रोसॉफ्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट कहलाता है, और उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखा गया है जिन पे आगे आने वाले कुछ सालों में काम करना है, जिसमें बच्चों की फ्यूचर रेडी स्किल्स के ऊपर काम करना है, बच्चों और टीचर्स की। इसी तरह क्लासरूम की जो मॉडर्नाइजेशन है, डिजिटाइजेशन है क्लासरूम की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह जो बैक एंड ऑपरेशंस हैं उनमें टेक्नोलॉजी किस तरह रोल प्ले कर सकती है। तो ये एमओयू और ये एग्रीमेंट जो है हमने साइन किया है, और इस एमओयू और इस फ्रेमवर्क में रहते हुए हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स को, डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। जिस तरह आप इमेजिन कप जूनियर की आपने बात की है, जब ये लॉन्च होगा तो हम सिंध के बच्चों को इमेजिन कप जूनियर में पार्टिसिपेट करवाएंगे। या आपने फ्यूचर रेडी स्किल्स की बात की, तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग्स करवा रहे होंगे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। या आपने टीम्स की बात की, तो टीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, करिकुलम के साथ उसको किस तरह इंटीग्रेट किया जाए, उस पर डिफरेंट क्लासरूम्स किस तरह सेटअप किए जाएँ, उस पर ऑनलाइन लेक्चर्स किस तरह लेके जाया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध में स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जिनकी मुआवनत से ये काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप ट्रेनिंग की बात करें तो ये ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट्स की है या टीचर्स की ट्रेनिंग है? ये दोनों की है। पहले फेज में हमेशा हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, और टीचर्स के अंदर से भी एक बैच पिक किया जाता है जो कि मास्टर ट्रेनर कहलाता है। बिकॉज अगर आपके पास सिर्फ सिंध में फॉर एग्जांपल 1.5 लाख टीचर हैं ऑलमोस्ट, और 5 मिलियन बच्चे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सबको एक वक्त में ट्रेन कर सकें। तो इसीलिए हम एक मास्टर ट्रेनर्स का हमने बैच आइडेंटिफाई किया सिंध में, और हमने 1000+ मास्टर ट्रेनर्स रेडी किए हैं। अब फ़ायदा ये है कि वो मास्टर ट्रेनर जब अपने स्कूल में जाते हैं, अपने कैंपस में वापस जाते हैं, तो वो और लोगों को ट्रेन करते हैं, एंड दैट्स हाउ ट्रेनिंग ट्रिकल्स डाउन। सही। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट की ये ट्रेनिंग और ये जो पार्टनरशिप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, इनके रिजल्ट्स आपको क्या लगता है कि कितने सालों तक जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे? जी देखिए, हमारी पार्टनरशिप फेडरल पे हायर एजुकेशन कमीशन के साथ है। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम कवर करते हैं अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। बाकी जो K-12 एजुकेशन है, स्कूल और कॉलेज, उसमें जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ पार्टनरशिप्स हैं। फिर कुछ प्राइवेट लीडिंग ऑपरेटर्स हैं, जिस तरह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है या सिटी स्कूल्स का नेटवर्क है, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं। और देखिए, इसके कुछ रिजल्ट्स तो हमें फ़ौरन ही नज़र आ गए कि जब कोविड में सब कुछ बंद था, एवरीबडी वॉज रिलाइंग फॉर लास्ट 2 years ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको थोड़े आने वाले वक्त में नज़र आएगा। वो इस तरह नज़र आएगा कि जब बच्चे इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ेंगे, इन पर सर्टिफाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट एलिजिबल फॉर द फ्यूचर जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़। आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा सोसाइटी और इकोनॉमी में कि पाकिस्तान की एक IT मार्केट जो है वो वक्त के साथ साथ मैच्योर हो रही है, और पाकिस्तान के बच्चों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी। ये प्रोग्राम के इस हिस्से के आखिरी लम्हात हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा जल्दी से फ़ायदा उठा लें आपकी मौजूदगी का। आपने साइबर सिक्योरिटीज़ और कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में बताया कि जहाँ मुस्तक़बिल में काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो वो क्या क्या हैं? उस तालीम के हवाले से थोड़ा सा वालिदैन को गाइड कर दें अगर जो देख रहे हैं। जी मैं जब भी बच्चों से मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, मैंने कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए ज़रूर निकालें, हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे उनको पढ़ें। और अब इसके लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है पिछले साल, और इस कोविड के सारे सिनेरियो को देखते हुए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट लर्न के नाम से, LEARN, माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर हमने बहुत सारा कंटेंट जो है वो एट नो कॉस्ट अवेलेबल कर दिया है, और आप जिस टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ना चाहता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वहाँ पे ये मेरे पास कोर्स पड़ा हुआ है, और बेसिक लेवल का कोर्स भी है, एडवांस लेवल का भी है। ओके, नाइस। पहले मैं जाऊँगा, बेसिक लेवल का कोर्स पढ़ूंगा, और उसके बाद जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा फिर मैं एडवांस लेवल का भी पढ़ सकता हूँ, एंड दिस इज़ हाउ द साइकिल वुड टेक फॉरवर्ड। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ आपसे बात करके कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वाकई
एक पूरा समंदर है जिसको एक्सप्लोर करना है। हमने सिर्फ टिकटॉक और ये इस तरह की एप्लीकेशंस ही नहीं है जिस पे नौजवानों ने काम करना है, बहुत कुछ है आगे लर्न करने के लिए और रास्ते बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम एक और मौजू पे बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहां पे हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ करवाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसी हवाले से बात होगी, उसकी बेहतरी के हवाले से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उस हवाले से बात होगी। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के हवाले से, इस वोटिंग के इस निज़ाम के हवाले से बात करने वाले हैं कि EVM जो है वो क्या है और इससे क्या वाकई इंतखाबात का जो एक पूरा प्रोसेस है उसमें कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ इंतखाबात से मुतल्लिक हमने हमेशा कोई अच्छे तजुर्बात नहीं देखे हैं। जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं किसी भी जगह के, किसी भी नौयत के, उसमें हारने वाला अपनी शिकस्त को तस्लीम ही नहीं करता है। वो ये समझता है कि मेरे साथ धांधली हुई है और ये इस बात का बड़ा एक खुलेआम जो है वो दावा किया जाता है। और अगर वाकई धांधली होती भी है तो उसका कोई हल वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ सका। तो इस पूरे निज़ाम से बचने के लिए जो इस वक्त तजवीज़ किया गया है निज़ाम वो यही है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग होनी चाहिए और ताकि इसमें धांधली के जो चांसेस हैं इनको कम कर दिया जाए। दूसरा, हमने अपने प्रोग्राम में जो ख़ास तौर पे बात करना है वो ये है कि क्या अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इंतखाबात का हिस्सा बन सकेंगे, वोटिंग में अपना जो रोल है वो प्ले कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम ये ज़रूर बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग है ये कितनी महफूज है, क्या वाकई यही एक बेहतरीन हल है या इसके अलावा भी कोई हल मौजूद हैं इस धांधली वाले माहौल से बचने के लिए। तो मैं तारुफ करवाऊंगा अपने मेहमानों का। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद है एक तजियाकार है और वो हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो हमारी मईशत से रिलेटेड जो मौज़ूआत है उन पे और दूसरे कई मौज़ूआत पे जो है वो रहनुमाई कर चुके हैं, जनाब नदीम मौलवी साहब। खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप कॉलम लिखते हैं और इसके साथ साथ तजियाकार भी हैं, जनाब नईम कुरैशी साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। जबरदस्त। आपका यूट्यूब का चैनल कैसा चल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अच्छा बहुत रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। फिर आपको बताऊंगा मैं। जबरदस्त, ठीक है। तो हम अगर आपकी नईम साहब इजाजत हो तो नदीम साहब से गुफ्तगू का आगाज किया जाए। जिंदाबाद। नदीम भाई, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग है आप ये इसको लॉन्च करने जा रहे हैं और आप ये सुन के एक्साइटेड हैं या थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं? मैं ये पर्सनली आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने बड़ी मुनासिब बात कही कि लोग ये कहते हैं कि जनाब धांधली हो गई। हाँ, ठीक है, अगर जो लोग कहते हैं, कौन कहते हैं? हारने वाला। यही आपने कहा, तो हारने वाले को ये मशीन लानी चाहिए। हाँ, जो जीत के आया है उसको तो कहना चाहिए निज़ाम बिल्कुल सही है। इमरान खान तो उसी निज़ाम से लेके आए। हाँ, सही है। और नवाज शरीफ हार गया तो नवाज शरीफ को बल्कि ये प्रपोजल डालना चाहिए था। जितने भी लोग हार गए कि जनाब ये धांधली से इमरान खान साहब आए हैं, आप ये मशीन लेके आए ताकि आइंदा जो इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या सारी बातें। मुझे हैरत हो रही है, जो शख्स जीत के आया है, जो इसी निज़ाम के थ्रू आया है, वो कह रहा है धांधली। तो ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कहना कि जी अवाम, मुल्क मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, हमारे पास जो है इकोनॉमिकली जो है बहुत क्राइसिस आ रहे हैं, पैसा नहीं है,
फिर हम खर्चा शाही खर्चा कर रहे हैं कि हम जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू आ रहे हैं। तो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आती तज्जियाकार होने के नाते। मैं ये सोचता हूँ कि जनाब अगर मुल्क में महंगाई है, परेशानी है, गुर्बत है, कर्जे हैं, तो ये हम और कर्जों का बोझ, आपको पता है इलेक्शन कोई मजाक नहीं है, इलेक्शन पे बेइंतहा पैसे खर्च होते हैं और अब हम सोने पे सुहागा डबल नहीं ट्रिपल खर्चा के तरफ जा रहे हैं। चले हम बहुत अमीर होते हैं, हम जैसे वो एक बात है कि आपने बेगम से कहा चले चलते हैं कहीं घूमने, मैं कहा नहीं मैं फर्स्ट क्लास की टिकट में जाऊंगी एरोप्लेन में। आपको पता है अगर आम टिकट 1 लाख रुपए का है तो दूसरा 2 लाख का है। अच्छा जाना उसी मंजिल पे है। कहीं नहीं फहीम, वो जो इकोनॉमी क्लास है ना उसमें तो अक्सर बैग गुम हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास में तो बड़ी अच्छी चाय भी मिलेगी। तो भाई जब मैं गरीब आदमी हूँ, आपके पास पैसे नहीं है और आप बेगम को बोले बेगम ले तो जा रहा हूँ ना तुम्हें, और इकोनॉमी में कौन से तुम्हारे रोजाना बैग घुमाए ठीक है, मैं तो हर साल। तो ये निज़ाम भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक जगह अवाम रो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद रो रहे हैं कि जनाब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, पिछली हुकूमतों के मसले मसाइल हैं, अखराजात हैं। फिर मुझे याद आता है, अच्छा ये भी शायद ये लगता है कि अगर इस हुकूमत ने इस निज़ाम को अगर मतलब ये निज़ाम ना लेके आई तो दूसरी आने वाली हुकूमतें तो कभी इस पे काम नहीं करने वाली हैं, ये भी एक डाउट है। नहीं ये देखे सारी दुनिया में तो ये मशीन नहीं है ना। हाँ। चले अगर जितनी ऑपोजिशन जो होती ना वो ये कहती तो समझ में आता। हुक्मरान जो जीत के आए हैं फहीम, जो इसी निज़ाम पे हैं। तो नईम साहब की राय लेते हैं इसमें। जी नईम साहब आप क्या कहेंगे? सर में देखें खर्चा जो है ना वो सारे मामले का एक पहलू है ना, ठीक है, एक पहलू है, ठीक है। लेकिन इसी इलेक्शन जिस इलेक्शन में इमरान खान जीत के आए हैं उसी इलेक्शन पे सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है ना। तो इमरान खान का तो कहना यही है कि भाई अगर मेरे जीतने पे एतराज़ है कि गैबी हाथों ने या खलाई मखलूक ने जिताया है तो भाई आप मशीन रख लो। तो उस एतबार से तो बहुत मुनासिब बात है। ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजी की मुखालफत करना ना वो हमारी जीन में है। ये सब कॉन्टिनेंट जो है ना इसकी पूरी तारीख है। लाउड स्पीकर की भी मुखालफत की गई थी, रेडियो की भी की गई थी बहुत उस दौर में। मतलब इतनी चीज़ें हैं कि वो पूरी एक हिस्ट्री है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, देखिए कल जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया है शुगर इंडस्ट्री के हवाले से, वज़ीर आज़म साहब ने कल ओपनिंग की है, वो 2008 से कोशिशें की जा रही थी और शब्बर जैदी साहब के बकौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इंडस्ट्री के साथ मिल के कोशिश कर रहे थे कि हम ये ना करें। ये बहुत बड़ा वाक़या है जो कल हुआ है। यानी इतनी रेसिस्टेंस थी क्योंकि इसकी वजह से टैक्स चोरी हो नहीं सकती। लिहाजा ये बड़ी जद्दोजहद के बाद लगा है, इस पर बड़ी कंसर्टेड एफर्ट्स हुई हैं, बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था, ये अप्रिशिएट करते हैं। सिमिलरली अगर मशीन के ज़रिए लोगों की शिकायत कम हो सकती हैं तो बहुत बेहतर होगा कि कोई तब्दीली आ जाए। और हर चीज़ का पसे मंज़र है, सिर्फ पैसे का ही इशू नहीं है। यानी अपोजिशन पैसे के लिए परेशान नहीं है, लेकिन उनको जो इस निज़ाम का सिलसिला है वो तो इमरान खान जीत गए, लेकिन इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने वोट बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, मरे हुए लोगों की भी वोट डलवा देते हैं। वो सारी मेहनत उनकी ज़ाया हो जाएगी, ये भी एक तकलीफ है। सर एक वक्फा आ गया, सर वक्फे से वापस आते हैं ना, तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग वाला जो मामला है ये दुनिया भर में कितना कामयाब है और ये हमारा अंगूठे ठप्पे वाला जो निज़ाम है ये कितना मुस्तनिद है, इस हवाले से भी बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं, नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से कि ये कितना कामयाब एक निज़ाम है और इससे क्या क्या वोटिंग के मतलब शोबे में हम जो है वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। नईम कुरैशी साहब वक्फे से पहले आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जो निज़ाम है ये दुनिया भर में कितना कामयाब है और कितना मकबूल है, ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए जहाँ तक दुनिया भर के ममालिक की अगर बात करेंगे तो बहरहाल मशीन जो है ये वोटिंग मशीन दुनिया में बहुत कम है।
दुनिया में तो 196 कंट्रीज हैं, लेकिन ये 8 से 10 मुल्कों में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, बाकी जो है वही जो ठप्पे लगाने का सिस्टम है हर जगह, हमारे यहाँ जो है, जो आप कह रहे थे, वही सिस्टम है जी दुनिया भर में। अच्छा, और ये 7-8 ममालिक में जहाँ पे है वहाँ पे कामयाब है? वो बिल्कुल कामयाब है। इंडिया सबसे बड़ी मिसाल है जी। इंडिया में मशीन के जरिए होता है जी, ज़ाहिर है उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अब उसमें दलाइल में ये कहा जाता है जी उन्हें 21 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन जाहिर है कि अगर आज हम इस्तेमाल करना चाहें तो हमें 21 साल तो नहीं लगेंगे, वो एक प्रोसेस से गुजर के आए। अब तो हर चीज़ मौजूद है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो इंडिया का आप दे सकते हैं कि इंडिया में इस्तेमाल और बहुत कामयाब इस्तेमाल है जी इंडिया। आप क्या कहेंगे, वाकई अगर इतने साल उन्हें अगर सेटल होने में लगे हैं तो हमें भी अपनी आवाम पे पूरा यकीन है। अगर इंडियन को 21 साल लगे हैं तो हम कोई चंद सालों में भी सेट हो सकते हैं। हमारी आवाम व्हाट्सएप कह रहा हूँ, स्मार्टफोन चलाना जानती है, गाँव देहातों में भी इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल होता है। और अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात सही है। देखिए 20 साल क्यों लगे, उनकी आवाम और हमारी आवाम दोनों की हम बात करते हैं। मेजॉरिटी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना ही आवाम है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे मेरे काबिल दोस्त जो पढ़े लिखे शहरों में है ना, वो बिल्कुल चाहते हैं टेक्नोलॉजी हो, मगर मेरे दोस्त भूल रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे पॉपुलेशन गांव देहातों की है। आज भी बेनज़ीर इनकम जो फंड जो सपोर्ट आता है उसको गांव देहातों में लोग कहते हैं जनाब इस मशीन से मैं पैसे कैसे निकालूं। वहाँ मशीन के बाहर लोग खड़े हुए होते हैं, वो 50 रुपया लेते हैं या 100 रुपया, और फिर वो मशीन से पैसे निकाल के देते हैं। ये हकीकत है। अगर इन निज़ामों टेक्नोलॉजी से बेहतर हम पहले तो अब आए तालीम की तरफ। जिस शख्स को अपना नाम लिखना मुश्किल से आता हो, आप उसके आगे एक दिखें। बात ये होती है टेक्नोलॉजी को सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस उसको करते हैं जो पढ़ा लिखा हो। आप मेरे पास ला के आप बेहतरीन से बेहतरीन कंप्यूटर लाएंगे, मैं क्या करूँगा? मेरे पास मैं अपनी लिमिटेशन में काम करूँगा ना, जितनी मेरी तालीम है। तो हमारे यहाँ तालीम के निज़ाम के ऊपर तो पहले सबसे पहले अगर हमें टेक्नोलॉजी पे आना है, हम क्या है कि हमारे यहाँ अफसोस के साथ हुकूमतें सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को ही पाकिस्तान समझते हैं, मगर पाकिस्तान में गरीब तबका। अब इमरान खान साहब कहते हैं जनाब किसान को कोई तकलीफ है वो पोर्टल पे डालें। अरे जो किसान के पास बेचारे को पढ़ना नहीं आता, उर्दू बोलना नहीं आता, पंजाब में जाओ तो वो पंजाबी बोलते हैं, उर्दू नहीं आता। में जाए तो वहाँ सिंध उर्दू में नहीं जाओ समझते, सिंधी हाँ। बोलते हैं। जिन लोगों को उर्दू लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, उसको कंप्यूटर पे वो अपनी तकलीफ कैसे बताएगा? अपने नुमाइंदों को भेजे उन जगहों पे जहां से वो मुंतखब हो के आए। पार्लियामेंट्री निज़ाम क्या है, डेमोक्रेसी क्या, हम क्यों कहते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये शख्स को हमने चुना है, ये जाके हमारी रहनुमाई करेगा पार्लियामेंट में, मगर वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान नजर आ रहा है। हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी जनाब इस वजह से कि हमें जो है ना टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है। किसको नहीं जाना है? एक गरीब गांव के देहात के बच्चे को पूछे, वो कहते हैं साहब मेरे बच्चे को तालीम दे दें, वो भूखा रहने को तैयार है। हम उसके ऊपर तो जा नहीं रहे। हम स्कूल बना लेते हैं, मगर जो स्कूल है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, रात का शिफ्ट, 4 शिफ्टों पे उसी स्कूल में काम करें तो एक स्कूल से आप कई हजारों बच्चे तालीमी याफ्ता कर सकते हैं। मगर क्योंकि वो स्कूल बनाने में आपका एक पैसे बन जाते हैं, आपका नाम बन जाता है, जनाब हमने 150 स्कूल बनाए। अरे जो 50 स्कूल बनाए उसी के अंदर आप 150 स्कूल का काम कर सकते हो। हम ये नए हुकूमत को हम क्यों लेके आए थे पीटीआई का? निज़ाम बदलने के लिए। ये तो वही निज़ाम कर रहे हैं, ये वही बातें कर रहे हैं। फिर मजबूरी बयान की जाती है, हम मजबूर है। मजबूर जो है ना, किसी, मैं समझता हूँ किसी बच्चे के हाथ में मजबूरी नहीं होता। बच्चा भी अपनी जो बात है वो कह देता है और काम करता है। ठीक है, उसने जो करना होता है वो कर लेता है, मनवाना होता है वो मनवा लेता है। ठीक है सर, नईम कुरैशी साहब, आप क्या इत्तेफाक करते हैं नदीम साहब की बात से कि इस वक्त, मुझे जो उन्होंने बयान किया उसमें यही लगा कि ये सही वक्त नहीं है इन अवाम को जहाँ तालीम की कमी है और बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का निज़ाम जो है वो लाना बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, मैं माजरत के साथ नदीम साहब से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, एक तो ये देखिए, दुनिया की तारीख हमें ये बताती है
कि टेक्नोलॉजी की एथिक्स बाद में आती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वेंट पहले हो जाती है, उसका इस्तेमाल पहले आ जाता है, उसके एथिक्स बाद में आते हैं। दूसरी बात ये कि जो नदीम साहब फरमा रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, वो 100% दुरुस्त बात है। ठीक है, लेकिन इस मशीन को हम इस बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं कर सकते कि चूंकि तालीम में बहुत सारे मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हल करना एक अलहदा काम है। ठीक है, वो अलहदा मामला है, उसका इस मशीन से कोई ताल्लुक नहीं है। पोर्टल की जो आपने मिसाल दी, हम इसको किसी और तरह देखते हैं, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि पहले तो ये चीज़ भी नहीं थी। लाखों की तादाद में कंप्लेंट्स जाती हैं और बहुत लोगों के मसाइल हल होते हैं। 10%, 20%, 40%, 50% लोगों को शायद ये फैसिलिटी मिल गई हो, लोग इस्तेमाल कर लेते हों। वहाँ लाखों एप्लीकेशंस आती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, PTI वाले ये समझते हैं कि पोर्टल के ज़रिए वो बहुत लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं जो उनके पक्के वोटर हैं। कभी होगा इस पे प्रोग्राम हम पोर्टल पे करें तो मैं आपको डिटेल बताऊं कि कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, कितने लोगों के मसाइल हल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो रुस्त है। इस मुल्क में तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप अगर तालीम को छोड़ दें और कोई आदमी ये कहे कि जी हमें तो पहले खाने की ज़रूरत है, तो पूरा मुल्क आपको भूखा लगेगा इस वक्त महंगाई के। हम कहें जी महंगाई बहुत है, तो फिर समझ लें कि सबसे बड़ा मसला, लोग कहेंगे अरे साहब स्कूल को छोड़ें, पहले 2 वक्त का खाना तो दें। तो पता ही लगा कि फिर हम खाने की चल पड़ेंगे, फिर हम महंगाई की तरफ, बेरोजगारी की बात करेंगे तो उस तरफ चल पड़ेंगे। यानी वो बातें दुरुस्त हैं नदीम साहब की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इंतखाबी इस्लाहात अगर हो रही हैं तो हम कहें जी इस चीज़ को ये कर दो, ये मेरा मतलब है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये होनी चाहिए और आने वाले सालों में इसके मुस्बत रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम इस हवाले एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस बारे में बात करेंगे क्या ओवरसीज़ जो हैं उनका हमारे इन इंतखाबी सारे मामलात में हिस्सा लेना ये कितना हेल्दी है, कितना अच्छा हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हम इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उस बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ नदीम मौलवी साहब और नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं। वक्फे से पहले हम नईम कुरैशी साहब से बात कर रहे थे, अभी नदीम मौलवी साहब की जानिब बढ़ेंगे। नदीम साहब, आपने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है इंतखाबी सारे इस मामले में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जो सारा मामला है, इसमें आपने कहा कि हमारी अवाम इसके लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो फौरी तौर पे इसको जो है वो समझ जाएं इस निज़ाम को। और आपका कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो आ सकती हैं। तो ये सिर्फ गाँव देहात में जो हमारे बहन भाई जो रहते हैं उनकी जानिब से आपको एक डाउट है या शहरों में भी आपको उसी किस्म की शिकायत लगती हैं जो आएंगी? देखिए, मुझे आप बताएं कि आपकी मासी को कंप्यूटर चलाना आता है जो घर पे काम करती है? शहर के अंदर है वो। देखें, ये तो बहुत सारे नाजरीन वो बताएंगे कि उनकी मासियों ने उन्हें फेसबुक पे ऐड किया हुआ है। देखिए, बात ये है ये तो दौर ये चल रहा है। बात मैं आपको हकीकत बताऊं, वो कौन सी मासियां बात कर रहे हैं। देखें, हम जो रियलिटी में बात करें, जो बेचारी जो 5,000, 10,000, 20,000 में कमा रहे हैं और उनके पास बेचारों के पास ये वाले फोन नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। वो कि भाई मैं इतने जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, ये रियलिटी है। मगर वोट के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं, एजुकेशन चाहिए। बात यह देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले तो हम खाने पीने के मसले की तरफ आते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ वो तो बाद में आएंगे ना जी। जिस आदमी के घर में खाना नहीं है वो मोबाइल खरीद के लाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपका मुल्क भी एक घर है, तो अपना मोबाइल बेच आएगा खाने के लिए। हाँ, तो अब हम कॉस्ट भी दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बातें बड़ी अच्छी लगती है, मैं और आप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास घर पे पैसे हैं। मगर आम आदमी जो है ना, वो कहता है भाई ये मोबाइल ले लो, मुझे रोटी दे दो। महंगाई के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करते हैं, और ये सियासतदानों का पर्सनल इंटरेस्ट है। ये मशीन लाना, मैं आपको बताऊं, आप अभी बड़े टॉपिक की तरफ आ रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट लेना, क्योंकि
अब जो कुछ पीटीआई ने किया वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किया, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनके लिए तो किया नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ पे महंगाई है, उनको महंगाई से क्या, वो तो डॉलर कमा रहे हैं। यहाँ पे परेशान लोग हैं, यहाँ पे बिजली का मसला है, वो तो बेहतरीन मुल्कों में बैठे हैं, उनको बिजली का मसला नहीं है। उनको तो फायदा किया है। वहाँ पे बैंक मिलता है शरई सूद 1% से भी कम, यहाँ उनको कहा गया 7 से 8%। धड़ाधड़ लोगों ने यहाँ पैसे भेजे। क्यों 8% शरई सूद कौन सी दुनिया में दे रहे हैं? 8.75 और इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ता रहा तो 14%। तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो जनाब इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने कहा चलो मौका अच्छा है, हम ये मशीन ले आते हैं और मेजॉरिटी वोट वहां से आ जाएगा हमें। क्योंकि लोकल आप हर पाकिस्तानी से पूछे महंगाई कोरोना रो रहा है जनाब। अच्छा, ये बात इनकी किसी हद तक जो है ना वो ठीक भी है कि जो पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो इमरान खान साहब को बड़ा पसंद करते हैं और पिछले इंतखाबात में भी वो स्पेशल वहां से फ्लाई करके यहाँ पे आते रहे हैं। आप कहता कलामी माफ, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं जनाब ये तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फायदा हो रहा है जी, डॉलर की कीमतों में इजाफा। और ये तो ऐसी चीजें लगता है हम कहाँ बैठे हुए हैं भाई। हम जो यहाँ खून पसीना अपने इसी मुल्क के अंदर, इसी मिट्टी में, परेशानियों में हम चाहते हैं अपना मुल्क बनाएं। अच्छा, तो नईम साहब, ये इस हुकूमत को कितना फ़ायदा हो सकता है ये ईवीएम के ज़रिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके वोट से, और कितना बड़ा चंक है उनके वोट का? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वोट डालने के काबिल हैं वो हैं 90 लाख। 90 लाख, तो अच्छे खासे वोटर्स हैं। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मेजॉरिटी जो है 80% पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया के 6 मुल्कों में रहते हैं। ओके। सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। ठीक है, ठीक है जी। अब इस चीज़ का भी एक बैकग्राउंड है। ये इस वक्त अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2012 और 2013 के बयानात आप देख लें, नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के सबसे बड़े हामी थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। अच्छा। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है कि खून पसीना बहाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज बहुत मसला क्यों बना हुआ है? 2013 के इलेक्शन में ये बात पता चली कि अमलन ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को कितना पसंद करते हैं। उस वक्त से वो इनका शौक ओवरसीज पाकिस्तानी का डाई डाउन होने लगा। फिर 2013 में नवाज शरीफ इख्तियार में आ गए तो भी अब 4 साल में कुछ भी नहीं किया। और इस दौरान लोगों को पता चला कि अरे ओवरसीज पाकिस्तानी कितने पसंद करते हैं। सब लोग उनको वोट देने का हक जो था सब उसके हामी थे। लेकिन अब इस वक्त इसको इस तरह बना के पेश कर रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ उन्हीं पर तकिया किए हुए हैं, हालांकि ये हकीकत नहीं है। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल वजह है, स्टेट गवर्नर ने बड़ी अहमकाना बात कही थी जो उन्होंने फरमाया था कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ़ायदा है। लेकिन ये हकीकत है लास्ट फिस्कल ईयर में 29 बिलियन जो है वो डॉलर्स आए थे उनके थ्रू। और इस साल फिर आप 30 अरब डॉलर जो है एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। उनकी मोहब्बत से भी इनकार नहीं है। इसको इन्होंने अपोजिशन ने सियासी मसला बना दिया। ये बताया कि साहब जैसे पाकिस्तान में तो अब उनका कोई वोटर है नहीं, सिर्फ वो 90 लाख वोटों पर ही डिपेंड करें, जबकि वो डिवाइड हो जाएगा, वो डिसाइसिव नहीं होगा। मेरा ख्याल है 25 से 30 हलके ऐसे हैं जो उनके वोटों से मुतासिर होंगे, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करने का उधर बाहर बैठ के, या नहीं होना चाहिए? ये भी एक अलग बहस है, इस बारे में बात करते हैं। एक वक्फा आ गया सर बीच में, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में हम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में जो हुकूमती इक़दामात हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, वक्फे की तरफ जाना पड़ गया। मैं चाहूँगा आप बात को कम्प्लीट कीजिए। आप जो ओवरसीज़ वोटर्स हैं उनके हवाले से बयान कर रहे थे कि वो कितनी बड़ी तादाद में है, किन किन ममालिक में है, और कितना बड़ा चंक जो है वो PTI को जा सकता है और दूसरी हुकूमतों दूसरों को इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है। उसके साथ
साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के जो सियासत का जो एक पूरा माहौल होता है उसका फैसला कौन करते हैं? इन हुकूमतों का फैसला कितने % लोग करते हैं पाकिस्तान में इस डेमोक्रेसी के हवाले से, और इस टेक्नोलॉजी के सिस्टम को लाने के बाद जो है क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है? प्लीज़। देखिए, पहले तो आपने ये पूछा था मुझसे कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं कोई फैसला कुन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर देंगे क्या? हाँ, तो मेरा जवाब यह है कि वो तकदीर का फैसला तो नहीं कर सकते, क्योंकि 90 लाख वोटर हैं और 90 लाख वोटर्स में से ऑलमोस्ट 77 मिलियन जो है वो वोट कास्ट होंगे। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 10 करोड़ 56 लाख है। ठीक है। और यहाँ पर मुख्तलिफ, अगर मैं आपको इलेक्शंस का बताऊं तो 40 से 50% के दरमियान वोट कास्ट होता है। 4 से 5 करोड़। 4 से 5 करोड़। ओके। उनमें 70 लाख कोई बुनियादी किरदार अदा नहीं करेगा, स्पेशली जब वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकसीम हो जाएंगे वोट। हाँ ठीक है। अगर उससे 25 से 30 हलके, ये बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ आपको, कि 25 से 30 हलके बस मुतासिर होंगे। ठीक है। तो सारा फैसला एक तो वो नहीं करेंगे। तो 25 से 30 सीटें बहुत बड़ा एक चेंज पैदा कर देती हैं। हाँ, बेशक वो अलहदा बात, वो एक दूसरी अच्छा। मजमूई तौर पे किसी भी पार्टी को अगर वो मिल जाए। हाँ। तो अब असल बात यह है, इसके लिए ना तो मैं कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को लोग ज्यादा पसंद करते हैं ओवरसीज में, अब फजलुर रहमान साहब को पसंद ना करे। अब देखें, अच्छा, उन्हें वहां बैठ के वोट डालना चाहिए। हाँ, डाल देना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में लोगों को हक हासिल है जी, पूरी दुनिया में तकरीबन ये हर जगह है कि जहाँ लोग जो है बाहर होते हैं उन्हें वोट का हक मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ओपोजिशन का इस मामले में मौक़िफ़ बड़ा कमज़ोर है। कल फजलुर रहमान साहब ने सरबराही इजलास के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग दी उसमें 2 जुमले फरमाए उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी करेंगे, आप लोग फिक्र ना करें और आप हुकूमत पे भरोसा ना करें। कुल टोटल उनकी पॉलिसी ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ये थी कल। ये फजलुर रहमान साहब जैसे जिम्मेदार सरबरा PDM के सीनियर पॉलिटिशियन जी, उन्होंने सिर्फ 2 जुमले कहे, क्योंकि उनका स्टेक उन्हें पता है उनका तो कुछ भी नहीं है। तो असल बात ये हुई है कि ये सारे लोग बिलखसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि बड़ी जमातें हैं, ये ओवरसीज के वोट के हक में थे। सब लोग ये खाइफ हैं कि कहीं ये वोट PTI को ना चले जाए। तो ये बात तो खत्म हो गई कि ये डर सहमे। अब जहां तक उनका वोट है, वोट डलेगा, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा, मतलब ये कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है जी कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए। सही, बिल्कुल सही होगा। सर देखिए, सबसे पहली बात तो आप जब हुकूमत बनाते हैं तो आप एक आज़ाद उम्मीदवार की भी इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल सही है। इत्तेहादी की आप देख रहे हैं कितनी इम्पोर्टेंस है। जी। ओवरसीज पाकिस्तानी की क्या इम्पोर्टेंस होगी, तो ये इनके सामने मैं रख देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत खुश है, उन इंटरेस्ट रेट्स मिल रहा है, उनको सारे मफाद मिल रहे हैं और वो जो है बेहतरीन तनख्वाहें उस मुल्क से कमा रहे हैं। यहाँ कोई भेजते एहसान नहीं कर रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैं कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी ने कितनी इंडस्ट्री लगाई है पाकिस्तान में आके, कितने डॉक्टर्स हैं जो वापस आके पाकिस्तान में इलाज कर रहे हैं, वो असली पाकिस्तानी है। मलाई वहाँ खाए, ठीक है ना, और खुरचन जो है यहाँ भेजे, और वो भी अपनी मफाद में। चले, थैंक यू सो मच नदीम भाई, थैंक यू सो मच नदीम भाई, आप भी तशरीफ लाए। और हम पाकिस्तान से बाहर जब भी कभी जाते हैं काम करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि वो लोग सिर्फ इसलिए हमारी इतनी आवभगत कर रहे होते हैं कि हम उनके मुल्क से आएँ और उनका बस चले तो वो सारा कुछ छोड़ के वतन वापस आ जाएं। ये तो एक हकीकत है। अल्लाह करे आ जाए, मगर बस जो है ना चलता है, आना नहीं चाहते कि फैसिलिटीज। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।